नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए एक अनिश्चित सा इंतजार। मैं और वो जेल की एक ही कोठरी में बंद थे। वह जेबकतरी के कारण 6 माह के लिए बंद था और मैं हत्या करने के कारण आजीवन कारावास भुगत रहा था। पर वह मुझसे ज्यादा शातिर था। जेल में वह खुरापात करता रहता था। कभी किसी कैदी से झगड़ा, तो कभी रसोइये से गाली गलौज, तो कभी बंदियों में गुटाबाजी करना, तो कभी कुछ और। जेलर से लेकर संतरी तक हर कोई उस पर निगाह गड़ाए रहता कि कहीं वह कोई नई आफत ना खड़ी कर दे। सभी उसे संकित निगाहों से देखते थे। उस रोज वह मुझे नसीहत देने लगा। काम धंधा ऐसा करना चाहिए कि पूरे समय जेल में ना रहना पड़े। 6 महीने जेल में रहो और 6 महीने बाहर। इस मामले में अपना काम चोखा है। पुलिस वाला अपने से खुश है, रेलवे स्टेशन में अपना जलवा है और स्टेशन मास्टर वो तो अपना यार। तुम गड़बड़ किए, ऐसा ही धंधा ढूंढते ठीक रहता। उसने मेरे कर्म के सामने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जब मैंने हत्या की थी तब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। जब वह जेल की कोठरी में मुझसे बतियाता है तब प्रश्न हो जाता है। फिर मुझे रात को नींद नहीं आती, प्रश्न है। मैं उस प्रश्न का जवाब कोठरी के रोशनदान से रात को दिखने वाले काले आकाश में ढूंढता हूँ। यहाँ से खरबों किलोमीटर दूर तारों वाले काले आकाश में शायद वहाँ जवाब हो। उस रात भी ऐसा ही हुआ। मैं देर रात तक उसकी बात गुनता रहा। रात की ड्यूटी वाला कैदी चिल्ला रहा था, जागते रहो। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसका जागते रहो मेरे जागने को डिस्टर्ब कर रहा था। मेरे भीतर दो बातें खेल रही थी। पहली उसका कहा चोखा काम, और दूसरा जागते रहो। दो बातें जो एक दूसरे की उल्टी हैं। किसी खेल में दो प्रतिद्वंदी टीमों की तरह एक दूसरे के विपरीत भिड़ने को आतुर। मैंने देखा वह सो चुका है। वह बहुत सोता है। मुझे जागता देखकर उसे हैरानी होती है। मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है। वह जब भी आता है मुझे कई बातें बताता है। पिछली बार उसने बताया था कि करीब 1 महीने पहले वह मेरे घर गया था। तब मेरी माँ का दमा पहले से ठीक हो गया था। जब वह गया था तब वह कुछ कम खांस रही थी। देबू यानी मेरा बेटा अब पूरे 2 साल का हो गया है। 2 साल बाद उसे स्कूल भेजना है। माँ अभी से चिंतित है। बोल रही थी विभुआने की मैं चाहता था कि वह पढ़ने जाए। उसे स्कूल जरूर भेजना है। किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है। पर उसे स्कूल कौन ले जाएगा? कौन ऐसे एडमिशन दिलाएगा? फीस कौन देगा? माँ बहुत चिंतित है। माँ बहुत परेशान है। इसी तरह की कई और बातें वह मुझे बताता है। तरह तरह की बातें, माँ की और देबू की बातें। पर आज मैं अभी तक उससे वे सब बातें पूछ नहीं पाया हूँ। उससे पूछने के लिए मौका देखना पड़ता है। वह आसानी से नहीं बताता है। उससे बात पूछने के लिए उसे पटाना पड़ता है। वह बहुत शातिर है। वह जान चुका है कि माँ और देबू की बातें मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। इसलिए वह मुझे जल्दी नहीं बताता है। वह मुझे घुमाता है। वह मुझसे पूरे शिष्टाचार की अपेक्षा रखता है। बात जानने के लिए मुझे पहले ऐसे थोड़ा खुश करना पड़ता है। उसकी लल्लो चप्पो करनी पड़ती है। फिर जब मुझे यकीन हो जाता है कि वह मुझसे खुश है, बस तभी मैं उससे ये सब बातें पूछ सकता हूँ। अगर इस तरह नहीं पूछो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। वह चुप हो जाता है। यूं प्रदर्शित करता है जैसे वह मुझसे नाराज हो, जैसे मुझे उससे यह बात यूं नहीं पूछनी चाहिए थी। फिर मैं लाचार हो जाता हूँ। वह जान चुका है कि वे बातें मेरे लिए क्या अहमियत रखती हैं। उन बातों में मेरे प्राण हैं। काश मेरे पास उसे देने को कुछ होता तो मैं उसे वह चीज माँ और देबू की बातों को बताने के एवज में उसे दे देता। मैं उन बातों के बदले कुछ भी दे सकता हूँ, अपनी सांसें भी। पता नहीं मुझे वे बातें कब पता चलेंगी, कब वह मुझे वे बातें बताएगा। वे बातें जिसके लिए मैं उसके जेल में आने का इंतजार करता हूँ। उस रात मैं देर तक सोचता रहा। पता नहीं कब, पता नहीं किस समय। मैं उस समय तक सोचता रहा जब तक मुझे रात की ड्यूटी वाले कैदी की आवाज सुनाई देती रही, जागते रहो। एक बार उसने मुझे झूठ बात बताई थी।
उसने बताया था कि माँ अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। वह मेरी माँ को कुछ पैसे भी दे आया है। फिर मुझे पता चला कि उसने मुझसे झूठ कहा है। मैं उस पर नाराज हो गया। मैंने उससे कहा कि उसे इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बात बहुत बढ़ गई। मेरा और उसका झगड़ा हो गया। मैं हाथापाई पर उतर आया। हम दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हुआ और फिर बातचीत बंद हो गई। पर कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी ओर से उससे बात शुरू करने की कोशिश की। मुझे उससे बात करनी थी। मुझे उससे माँ और देबू की बात पूछनी थी। पर उसने फिर मुझे वे बातें नहीं बताई। मैंने उससे माफी मांगी। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने मुझे वे बातें नहीं बताई। मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आया। क्यों मैं उससे लड़ पड़ा? मेरी भी गलती है। चुपचाप सब सह लेता तो क्या हो जाता? मुझे चुप रहना था। हाँ, मुझे चुप रहना था। बिना बात के दिक्कत मोल ले ली। अब वह मुझे वे बातें नहीं बताएगा। जब जब मैं यह सोचता कि वह वे बातें मुझे नहीं बताएगा, मुझे अजीब सी घबराहट और तकलीफ होती और मैं फिर से गिड़गिड़ाता हुआ उससे माफी मांगता। जेल के कुछ दूसरे बंदी भी मेरी तरफ से उसे समझाते, पर वह नहीं माना। अगली बार जब वह जेल आया तब भी उसने शुरू शुरू में मुझसे कोई बात नहीं की, पर मैंने उसे मना लिया। इस बार मेरा गिड़गिड़ाना काम आ गया। वह मान गया, पर वह मुझे कुछ बात नहीं बता पाया क्योंकि वह मेरे घर तरफ नहीं गया था। पर इस बार वह जरूर गया होगा। इस बार वह जरूर खबर लाया होगा। मुझे लगता काश माँ पढ़ी लिखी होती ताकि वह मुझे चिट्ठी भेज पाती। तब माँ और देबू की बातें जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। चिट्ठियों से सब कुछ पता चल जाता। मैं देबू को जरूर पढ़ाऊंगा, उसको जरूर स्कूल भेजूंगा। पर तभी मुझे याद आया कि माँ कह रही थी कि देबू को स्कूल कैसे भेजेंगे? कैसे? कोई भी तो नहीं है जो स्कूल में भर्ती करा दे। उसकी स्कूल की फीस कौन भरेगा? सोचते सोचते मेरा मन भारी हो जाता। अगले दिन सुबह सुबह ही सिपाही आ गया। उसने बताया आज हम दोनों को गड्ढे खोदने हैं, पौधे लगाने के गड्ढे। 4 गड्ढे मुझे खोदने हैं और 4 गड्ढे उसे खोदने हैं। मैंने सोचा कि उसके हिस्से के गड्ढे भी मैं ही खोद दूंगा, तब वह मुझसे खुश हो जाएगा और मुझे माँ और देबू की बातें बता देगा। जब मैंने ऐसे बताया कि उसके हिस्से के गड्ढे भी मैं ही खोद दूंगा, तो वह काफी खुश हुआ। उसने ड्यूटी वाले सिपाही से एक बीड़ी ली और फूंकने लगा। पूरे समय वह उस सिपाही से बतियाता रहा और मैं जेल के बगीचे में जेल की दीवार के किनारे किनारे गड्ढे खोदता रहा। जब सारा काम हो गया तब तक शाम हो गई थी। मैं बहुत थक चुका था। बैरक में लौटते समय उसने मुझे वे बातें बताई। माँ अब बिस्तर से कम उठ पाती है। उसका दमा बढ़ गया है। वैद्य कहता है कि बुढ़ापे का मर्ज है, मरते तक चलता है। चौका चूल्हा कैसे करती है? उसी कमरे में खाना बनाती है और उसी में सोती है। घर से बाहर कम ही निकलती है। थोड़ा चल ले तो थक जाती है। सो पूरे समय घर ही रहती है। माँ कुछ कह रही थी। कह रही थी गीता के मरने के बाद विभू दूसरी शादी कर लेता तो ठीक रहता। ऐसा होता तो ठीक रहता। ऐसा करते तो ठीक रहता। पीछे बहुत कुछ ऐसा छूट गया है जो कुछ और होता तो ठीक रहता। अतीत में छूटे हुए कुछ गड्ढे जिनमें मेरा पैर चला जाता है और मैं मुंह के बल गिर पड़ता हूँ। गीता को मरे 6 साल हुआ। कभी सोचा ही नहीं कि दोबारा ब्याह करूं। माँ पहले साल से ही मेरे पीछे पड़ गई थी। ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, रटती रहती और वह उन पर झल्ला जाता। पता नहीं क्यों गीता की खाली जगह किसी और को देते हुए अच्छा नहीं लगता था। ऐसा ख्याल मन में आते ही एक अजीब सी मतली सी होने लगती थी। उसने माँ को कई बार कहा था कि वह अकेले रह सकता है पर दोबारा ब्याह नहीं करेगा। पर माँ तो कभी समझ ही नहीं पाई। आज भी यही कहती है कि दोबारा ब्याह कर लेता तो ठीक रहता। पर आज कभी कभी उसे लगता है कि माँ ठीक कहती थी। उसे गीता की खाली जगह किसी और को दे देनी थी। वह अपने भीतर के एक हिस्से को काट कर फेंक कर ऐसा कर सकता था, पर उसने नहीं किया।
माँ सही कहती थी, उसने गलती की, वह शायद दोबारा शादी कर सकता था। माँ और क्या कह रही थी? जेल से छुट्टी का पूछ रही थी, सो मैंने बता दिया अभी मंजूर नहीं हो पाएगी। 302 के मुजरिम की छुट्टी बड़ी कठिन है, कहो बरसों ना मिले। मैं चुप हो गया। उसने शायद मेरा चेहरा पढ़ लिया, फिर अपनी तरफ से ही कहने लगा, देख विभू, इस बारे में मैं बार बार झूठ नहीं बोल सकता। हर बार तेरी माँ कहती है कि छुट्टी का क्या हुआ। पिछली बार तो कहा था कि अब के मंजूर हो जाएगी, फिर काहे नहीं हुई। दरख्वास्त गई के नहीं? जेलर साहब क्या कह रहे थे? तुम मिले थे क्या? क्यों नहीं मिले? काहे नहीं बात की? ये सब किचर पिचर अपने से ही नहीं होती। सो मैंने सही सही बता दी। मैं इस उम्मीद को बने रहने देना चाहता था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि माँ की यह उम्मीद थोड़ा सा बिखर गई। वह एक अनिश्चित सा इंतजार करती रहती थी कि विभू की छुट्टी मंजूर होगी और वह कुछ दिनों के लिए घर आएगा। उसे भी ऐसा सोचकर अच्छा लगता कि माँ को यकीन है छुट्टी मंजूर हो जाएगी। क्या मालूम यह बात सही हो जाए। ऐसा कई बार हुआ है, माँ सोचती है और वह बात हो जाती है। यह उम्मीद बनी रहती तो ठीक रहता। छुट्टी वाली बात पर माँ ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। कुछ तो कहा होगा। नहीं, बस चुप हो गई। काकू घर आए थे। हाँ, माँ बता रही थी, 2 माह पहले आए थे। बस एक रोज को कुछ गल्ला रख गए हैं। कह रहे थे अब ना हो पाएगा, यह आखिरी बार है। बीबू को बताओ वही देखे। तो माँ ने बीबू से खरी खरी सुना दी। कह रही थी थोड़ा चिढ़ गया था, पर माँ को ऐसा नहीं कहना था। काहे? काकू के अलावा अब और कौन है जो उनकी मदद कर सके? पर अब वे नहीं आएंगे मदद करने। माँ खुद कह रही थी, वो साफ कह गए हैं अब वे नहीं आएंगे। साले सब स्वार्थी हैं। सब जब तक मतलब है चिपके रहेंगे गुण में मक्खी की तरह, और जब मतलब पूरा हो गया पलट के भी नहीं देखते। पुराने रास्ते भूल जाते हैं। हम दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। वह सुट्टा फूकता रहा। देबू कैसा है? पूरे समय घर में बंद रहता है। माँ घर को भीतर से बंद रखती है। कहीं बाहर चला गया तो कहाँ ढूंढने जाएगी? उसकी भी जेल ही हो गई है समझो। देबू घर में कैसा रहता होगा? वह तो बस मौका ताकता था कि कब घर का दरवाजा खुले और वो भाग ले। गली मोहल्ले में ठुमकता घूमता, मुझे ही दौड़ना पड़ता था उसके पीछे। उसके पीछे भागते भागते मैं हाँफ जाता था। एक खेल सा हो जाता था। माँ कहती पूरे मोहल्ले किलकारी मारता घूमता है, इसे नजर लग जाती है, सो मैं ध्यान रखा करूं कि कहीं बाहर ना भाग जाए। पर देबू कहीं मानता था। हर रोज माँ नमक और मिर्ची से उसकी नजर उतारती थी। मुझे उसे यूं भागता देखकर बड़ा मजा आता था। मैं जानबूझकर घर का दरवाजा खोल देता था ताकि वह घर से बाहर भाग जाए और मुझे उसके पीछे भागते हुए पकड़ने का मजा आए। पर अब वह घर में बंद सा है। वह घर में कैसे रह लेता होगा? वह तो रह ही नहीं सकता था। क्या वह याद करता होगा कि वह कैसे किलकारी मारते हुए भागता था और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता था? क्या वह इतना बड़ा हो गया है कि इन बातों को सोच सके? घर में बंद बंद उसे घुटन नहीं होती होगी। मुझे अपने भीतर कुछ बिखरता सा लगा, जैसे पतझड़ में सूखे पत्तों का ढेर जो हवा में बिखरता रहता है। वह सो गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद किसी के बूटों की आवाज सुनाई दी। वे जेलर साहब थे। जब वे मेरी कोठरी के सामने से गुजरे, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साहब, मेरे को सिर्फ 2 रोज के लिए छोड़ दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा। यकीन मानो साहब, बराबर लौट आऊंगा, सिर्फ एक बार। तुम अजीब पागल हो। यह क्या मेरे बस की बात है? साहब आप कर सकते हो। साहब मेरे एक बेटा है देबू। यह संभव नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम एप्लीकेशन लगा दो। तुम्हारे पैरोल का मामला सरकार को मंजूरी के लिए भेज देते हैं। मेरी पैरोल 2 बार नामंजूर हो चुकी थी। जेलर साहब बता रहे थे कि पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि मैं सातिर हूँ, अगर छूट गया तो बवाल करूंगा।
सरकार ने पुलिस की रिपोर्ट को सही माना और मेरी छुट्टी नामंजूर हो गई। मैं फिर से जेलर साहब के सामने घिघियाने लगा। साहब, छुट्टी तो नामंजूर हो जाती है, आप तो सक्षम हो, 2 रोज के लिए छोड़ दो साहब, सिर्फ 2 रोज के लिए। अब की बार जेलर साहब ने मुझे घुड़क दिया और आगे बढ़ गए। उस रात फिर से मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात जागता रहा। उस रात रोशनदान के पर के काले आकाश को देखकर मुझे बचपन की एक बात याद आई। तब मैं बहुत छोटा था। तब पिताजी जिंदा थे, गर्मियों के दिन थे और मैं रात को पिताजी के पास सोता था। पिताजी मुझे एक कहानी सुनाते और कहानी के बाद मुझसे पूछते, विभू, तुम कौन सा तारा लोगे? मैं हर बार एक ही चमकीले तारे की ओर इशारा करता। फिर कुछ दिनों बाद माँ ने उस तारे का नाम रख दिया विभू का तारा। वह तारा आज भी जेल की कोठरी से रोशनदान के पार दिख रहा है। एक अजीब सी इच्छा हुई, काश वह तारा रोशनदान पर कर जेल की इस अंधियारी कोठरी में आ जाता। अगर ऐसा हो जाए तो मैं उस तारे को अपनी मुट्ठी में भींच लूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह लोगों के हाथों में हमारी कुछ धड़कनें भींची होती हैं, जिन्हें वे गिड़गिड़ाने पर और नाक रगड़ने पर भी नहीं देते हैं। मैं उस तारे को अपनी मुट्ठी में भींच लूंगा और किसी को नहीं दूंगा। कोई मांगे तब भी नहीं, कोई गिड़गिड़ाए तब भी नहीं। हाँ, मैं नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।